Dear students, my name is Maureen Kadikar. I am doctorate in chartered accountant. मैं सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और सीए फाइनल में एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये जो हमारा चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे से थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग अलग अलग टाइप के सिचुएशंस हमको दिए जाते हैं और वो सिचुएशंस पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा वो हमको यहाँ पे सिखाया जाता है. हमको यहाँ पे कैसे किस प्रकार के डिसीजंस के लिए पूछा जाएगा. हमको ऐसा पूछा जाएगा दैट से देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का मतलब ये है दैट हमको कुछ इस हिसाब से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा दैट वी आर कंसीडरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट. तो क्या हमको वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसमें हमको हमारा बिजनेस एक्सपांड करना है एंड वी हैव टू डिसाइड कि क्या हमको हमारा बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. सपोज हमको कोई कॉस्ट रिडक्शन का प्लान इंप्लीमेंट करना है, तो क्या हमको वो कॉस्ट रिडक्शन का प्लान इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट द फर्स्ट काइंड ऑफ द क्वेश्चन जो हमको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट हमको दैट इज से पूछा जा सकता है सो द डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल का मतलब ये है कि हमको एक सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसमें दो अल्टरनेटिव्स होंगे. दो में से कौन सा अल्टरनेटिव चूज करने का वो हमको डिसाइड करना है. दैट इज गिवन अ टेक्निकल नेम एज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं दैट से ये डिसीजन कैसे लिया जाएगा. हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसके ऊपर से हमको ये डिसाइड करना है कि क्या हमको हमारा एग्जिस्टिंग मशीनरी रिप्लेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इन अ वे दैट से ऑलरेडी हम लोग एक सेट ऑफ द मशीनरी से काम कर रहे हैं और मार्केट में सपोज कि एक नया टाइप का मशीनरी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वी आर कंसीडरिंग वेदर टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग मशीनरी और नॉट. वैसे हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग समझने वाले. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग इन अ सिचुएशन ऑफ कैपिटल राशनिंग. कैपिटल राशनिंग का मतलब ये होता है दैट से वी हैव स्केर्सिटी ऑफ द फंड्स टू एक्सेप्ट ऑल द प्रॉफिटेबल वेंचर्स. जैसे कि से सपोज कि हमारे पास 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है और पांचों 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स प्रॉफिटेबल है. ये 5 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करने के लिए सपोज कि हमको टोटल 50 लाख रुपए का जरूरत है, पर हमारे पास 50 लाख नहीं है, हमारे पास सिर्फ 30 लाख है. तो क्या करें, ये 30 लाख रुपए का कैसे यूज करें कि जिसकी वजह से हम लोग मैक्सिमम उसका फायदा ले सकते हैं. उसको बोला जाता है राशनिंग ऑफ द कैपिटल. और उस केस में कैसे डिसीजन लिया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं. अगेन हम लोग ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस में डिसीजन मेकिंग समझने वाले हैं इफ एट ऑल दे हैव अनइक्वल लाइव्स. अनइक्वल लाइव्स का मतलब ये होता है दैट से हमको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो ऑप्शंस का टाइम पीरियड सेम नहीं होगा, उसको अनइक्वल लाइव्स बोला जाता है. तो वैसा हम लोग डिसीजन मेकिंग यहाँ पे समझने वाले हैं. एंड सो ऑन से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सो द डिसीजन मेकिंग. तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर फोकस कर रहा है. नाउ डिसीजन लेने के लिए हमको यहाँ पे कुछ टेक्निक्स समझाया जाएगा. वो टेक्निक्स का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया, जिसको एक नाम दिया जाता है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, जिसको और एक नाम भी दिया जाता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. नेक्स्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्राइटेरिया. नेक्स्ट एनपीवी इंडेक्स क्राइटेरिया. उसके बाद डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्राइटेरिया. उसके बाद पेबैक पीरियड क्राइटेरिया. और उसके बाद ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हमको टोटल से 7 अलग अलग मेथड्स समझाया जाता है डिसीजन लेने के लिए और डिसीजन मेकिंग के अलग अलग सिचुएशन से. सो दिस इज व्हाट से वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. हर एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के कुछ ना कुछ अजम्पशंस है, कुछ ना कुछ उसका कैलकुलेशन है
That is what say we are going to discuss over here in this chapter of investment decision. So I'm starting with one by one, say with each of the technique. मैं आपको पहले साथों साथ टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग से उसका जो पिक्युलरिटीज है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करूंगा. एज फार एज एनपीवी टेक्निक इज कंसर्न, एनपीवी टेक्निक अप्लाई करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि हमको कैश फ्लोज का जरूरत है. यहाँ पे अजम्पशन ऐसा है दैट से सारे के सारे कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर अकर होते हैं. यानी क्या होगा फ्रेंड्स कि वी वुड बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन कि सपोज हमको एक मशीनरी खरीदना है जिसका लाइफ 3 साल है. ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स हम लोग जो प्रोडक्ट उसके ऊपर बना के सेल करने वाले उसका सेल्स वैल्यू क्या होगा, उसको बनाने का खर्चा क्या होगा, इनकम टैक्स का पेमेंट क्या होगा, भाई हमारा दूसरा कोई रेंटल का खर्चा क्या होगा, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा. ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हमको कैश फ्लो टर्म में कन्वर्ट करना है. एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, लेट अस से दैट से 3 साल के कैश फ्लोज का कैलकुलेशन हमने किया. ईयर 0 में से यूजुअली क्या होगा, देयर वुड बी 1 और 2 टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट. एक होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट. एनपीवी क्राइटेरिया में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, फ्यूचर के कैश फ्लोज को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करते हैं. उसको टेक्निकली बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो. उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट किया जाता है और उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको एनपीवी कहा जाता है. एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, एनपीवी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और एनपीवी का वैल्यू 0 भी हो सकता है. अगर वो पॉजिटिव है तो हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और 0 है तो वी आर इनडिफरेंट वेदर टू मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट. ये कैश फ्लोज को इंपॉर्टेंटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट किया जाता है. आई रिपीट माई एक्सप्लेनेशन फॉर एनपीवी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. डियर स्टूडेंट्स, लाइक एनपीवी का कैलकुलेशन बहुत आसान है. कैश फ्लोज का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद डिस्कस कर रहा हूँ. मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनपीवी की टेक्निक में सबसे पहले हमको कैश फ्लोज बनाने हैं. द टाइम पीरियड ओवर विच वी आर गोइंग टू डू बिजनेस, से बाय परचेजिंग द मशीनरी या तो जो भी प्रोजेक्ट है उसके कैश फ्लोज का कैलकुलेशन किया जाता है. ये कैश फ्लोज को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करते हैं. उसमें से इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करके हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं. एनपीवी पॉजिटिव है तो हम लोग हाँ बोलेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो मना करेंगे, और अगर 0 है देन इन दैट केस हम लोग बोलेंगे दैट्स यू आर इनडिफरेंट वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. सपोज कि मैं ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए ले रहा हूँ. प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है 12,000 रुपए, हमारा इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए, तो हमारा एनपीवी हो जाएगा 2,000 रुपए. एनपीवी पॉजिटिव है इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट्स अ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो. ये हमारा पहला चीज हुआ. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक. दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा होगा दैट्स इज दूसरा क्राइटेरिया, उसको बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया. उसका डिजायरेबिलिटी फैक्टर, उसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है. उसका कैलकुलेशन होता है यूजिंग अ फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट. यानी बाकी सब कहानी ऐसा का ऐसा ही है. कैश फ्लोज कैलकुलेट करो, उसको डिस्काउंट करो, उसका प्रेजेंट वैल्यू करो, तो यहां तक तो हम लोग पहुंच ही गए 12,000 रुपए. फिर उसको क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड किया जाता है. इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 रुपए, सो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना हो जाएगा 1.2. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है कि फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमको कितना पैसा मिलेगा, उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहा जाता है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 हो सकता है या 1 से कम हो सकता है. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा है देन इन दैट केस हमको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि पीआई बताता है कि 1 रुपए के सामने आपको कितना मिलता है. अगर 1 से ज्यादा है तो यस, 1 से कम तो हम लोग मना करेंगे. और अगर एग्जैक्टली आपको 1 रुपए के सामने 1 ही रुपया मिल रहा है तो आप इनडिफरेंट हो वेदर यू मेक इन्वेस्टमेंट और नॉट. दैट इज द वे द एनपीवी इज कैलकुलेटेड. नेक्स्ट जो मैंने लिखा है क्राइटेरिया, उसको बोला जाता है एनपीवी इंडेक्स. एनपीवी इंडेक्स का कैलकुलेशन भी बहुत आसान है फ्रेंड्स. एनपीवी इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट. जैसे कि हमारे एग्जांपल में एनपीवी कितना है, हमारे एग्जांपल में एनपीवी है से 2,000 रुपए, सो इट इज 2,000 रुपीज
divided by 10,000 rupees, that comes to 0.20. NPV इंडेक्स हमको ये बताता है that say for every 1 rupee of investment हमको NPV कितना मिलता है, वो NPV इंडेक्स बताता है. एंड से NPV इंडेक्स का वैल्यू को इवैल्यूएशन एग्जैक्टली NPV की तरह ही करना है. अगर NPV इंडेक्स पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव है तो दैट इज से रिजेक्ट करो, और जीरो है देन यू आर इनडिफरेंट वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट. नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्राइटेरिया IRR. नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे होता है? सिंस इट इज अ रिवीजन लेक्चर सो आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द पॉइंट. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन होता है यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड. Internal rate of return is calculated say using the cash flow series which have been computed for the purpose of NPV. या तो ये कैश फ्लो सीरीज तक का आपको वर्किंग करना ही पड़ेगा, उसमें आपके पास कोई भी और चॉइस नहीं है. नेक्स्ट, IRR कैलकुलेट करने के लिए से व्हाट यू हैव टू डू, यू आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट इंटरपोलेशन मेथड. इंटरपोलेशन मेथड का मतलब ये होता है दैट से यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टू NPVs. एक रेट के ऊपर NPV पॉजिटिव होगा, दूसरे रेट के ऊपर NPV नेगेटिव होगा, और उसके बाद हम लोग ऐसा रेट ढूंढेंगे कि जब इन दोनों रेट्स का दैट इज हम लोग ऐसा रेट ढूंढेंगे कि जब NPV ऑफ द प्रोजेक्ट बिकम जीरो एट दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको इंटरपोलेशन कहा जाता है. सो दिस इज द वे द IRR इज कैलकुलेटेड. इट मींस दैट से IRR एक ऐसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कि जब NPV ऑफ द प्रोजेक्ट जीरो हो जाता है. We understand that say based on IRR से जब भी हमको डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमको IRR को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ कंपेयर करना है. लेट अस से ये कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एक्स एक्सिस के ऊपर और ये NPV है. ये पॉइंट ऑफ टाइम पे NPV जीरो होता है एंड दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड फ्रेंड्स इज IRR. इसको IRR कहा जाता है. तो अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल IRR के रेट से कम है तो उन सब सिचुएशन में हमारा NPV क्या होगा, उन सब सिचुएशन में हमारा NPV पॉजिटिव होगा और उस केस में हमको प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. और अगर कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल IRR से ज्यादा है देन इन दैट केस से हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा NPV नेगेटिव होगा. यानी IRR के बेसिस से जब भी हमको डिसीजन लेना है तो IRR को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट से वी टेक डिसीजन whether to accept the project, whether to reject it, or you are indifferent. Listen carefully. Now this is an important point in my opinion. जब भी हमको सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का पूछा है फ्रेंड्स, सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, तो उस केस में इन चारों में से कोई भी मेथड से हम लोग डिसीजन लेंगे, हमारा फाइनल डिसीजन सेम आएगा. द वे वी प्रेजेंट द आंसर वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, पर हमारा फाइनल डिसीजन जो होगा वो चारों में सेम आएगा. तब ये चारों में से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ से टेकिंग डिसीजन. अगर हमको डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखा नहीं है तो. डियर स्टूडेंट्स, ये IRR वाला क्राइटेरिया थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ दैट से अगर हमको बोला नहीं है तब तक IRR वाला मेथड यूज नहीं करने का. आपको NPV का मेथड यूजुअली यूज करने का, और यूजुअली से हमारा जो सजेस्टेड आंसर होता है उसमें भी NPV होता है. नेक्स्ट इज अ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है दैट सबसे पहले मैं पेबैक पीरियड समझा देता हूँ. पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है दैट से हमको कितना समय लगता है टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट दैट से वी हैव मेड इन द प्रोजेक्ट. सपोज कि हमारा कैश फ्लोज है 3000, उसके बाद 4000 और उसके बाद 5000 एंड लेट अस से दैट हमने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर एन अमाउंट ऑफ 8000. तो यहाँ पे पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से किया जाता है. फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल है 3000, सेकेंड ईयर का 4, सो 3 + 4 क्यूमुलेटिव हो जाएगा 7, थर्ड ईयर का 5 यानी 7 + 5 हो जाएगा 12,000. हमारा इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए जो 2 साल के बाद और 3 साल के पहले रिकवर हो जाता है. सो यहाँ पे आंसर कुछ इस हिसाब से किया जाता है 2 years + 8,000 - 7,000 यानी 1,000 रुपीज रिकवर करने का बाकी है, डिवाइडेड बाय 5,000 दैट इज थर्ड ईयर कैश फ्लो. सो 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000 दैट इज इंडिकेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द थर्ड ईयर कि जिसमें बाकी का पैसा रिकवर हो जाता है.
तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2.20 ईयर्स। ऐसा करके हमको पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड इज सो द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अच्छा, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया सेम है क्या, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमको सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का दे रखा है, सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, तो उस केस में ऐसा होगा फ्रेंड्स दैट से हमको कट ऑफ पीरियड दे रखा होगा या तो स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड दे रखा होगा। जैसे कि हमको ऐसा है कि हमारा पैसा लेट अस से 2.5 इयर्स पे रिकवर हो जाना चाहिए। सो 2.2 इयर्स इज लेस देन 2.5, देन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। सपोज कि हमको ऐसा है कि हमारा पैसा 2 साल में रिकवर हो जाना चाहिए। सो 2.2 इज ग्रेटर देन 2, तो उस केस में हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। दैट इज द वे वी आर सपोज टू टेक द डिसीजन whether to accept the project or to reject the project. As far as the discounted payback period is concerned, उसमें फ्रेंड्स ये जो सिंपल कैश फ्लोज है उसकी जगह प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। यानी कैश फ्लोज को सबसे पहले डिस्काउंट करो, उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू करो, और उसके बाद यूजिंग द सेम प्रोसेस वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। This is the way the payback period is calculated. Dear students, payback period और discounted payback period को इतने frequency से नहीं पूछा जाता है, but of course से उसको पूछा जाता है, so that is an important concept in examination. Payback period के से कुछ limitations है, जैसे कि उसका पहला limitation ये है that for the purpose of decision making it ignores the cash flows occurring after the payback period. यानी ये लोग कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, सपोज कि हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ है 5 साल और लेट अस से दैट से हमारा पेबैक पीरियड है 2 साल, ये 2 साल में पैसा रिकवर हो जाता है। हमको ऐसा है कि हमारा पैसा 1.5 साल में रिकवर हो जाना चाहिए, तो 2 साल तो ज्यादा है, हमने मना कर दिया। पर ऐसा हो सकता है कि हमारा 3rd ईयर का ह्यूज कैश अक्रूवल है, 4th ईयर का ह्यूज कैश अक्रूवल है, 5th ईयर का ह्यूज कैश अक्रूवल है, तो ये जो हमारा बाद में हमारा प्रोजेक्ट फैंटास्टिक रिटर्न जनरेट करने वाला है, वो पॉइंट को वो लोग इग्नोर करते हैं। दिस इज पार्ट्स ऑफ द लिमिटेशन दैट से वी हैव ऑफ द पेबैक पीरियड। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट से द पेबैक पीरियड का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है दैट इट इज इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। जो भी हमको कैश फ्लोस मिलने वाले हैं वो कैश फ्लोस का एब्सोल्यूट अमाउंट ही लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द पेबैक पीरियड एंड इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। दैट इज द one of the biggest limitation that we have. तीसरा से there is an element of the subjectivity involved in the decision making. जैसे मैंने आपको बताया कि पेबैक पीरियड हमारा 2 साल है, तो हमको ऐसा है कि 1.5 साल में पैसा आ जाना चाहिए या तो 2.5 साल में आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी हम लोग सोचते हैं। तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं दैट से दिस इज द टाइम पीरियड इन विच वी शुड रिकवर द इन्वेस्टमेंट, वो सब्जेक्टिवली डिसाइड होता है। So there is an element of the subjectivity involved in the decision making. ये उसका next limitation है। As far as the discounted payback period is concerned, discounted payback period में first and second limitation है, in a way that it is again ignoring the cash flows occurring after the payback period, and it is ignoring, I'm sorry, not second but the third one, it is say having an element of the subjectivity in the decision making. It considers the time value of money concept, या तो हम लोग बोल सकते हैं दैट्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ही डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट इज द ARR, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फ्रेंड्स ARR इज द क्राइटेरिया से जिसको लीस्ट यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ARR का कैलकुलेशन किया जाता है average annual profit divided by investment. इन्वेस्टमेंट में 2 टाइप के दैट इज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो कई बार हमको ऐसा दे रखा होता है दैट्स आप एवरेज इन्वेस्टमेंट को लेके आंसर कीजिए, तो वैसा करने का। कई बार हमको दे रखा होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेके कीजिए, तो वैसा करेंगे हम लोग। और ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया हमको दे रखा नहीं है,
ऐसे कौन से मेथड से करने का। तो आई हैव अ सजेशन ऑन माई एंड पर्सनली, दोनों में से कोई भी एक मेथड करने का, एंड यू पुट अ नोट फॉर द सेम। दैट्स वे हम लोगों ने ऐसा एक मेथड अज्यूम किया है एंड अकॉर्डिंगली वी आर गिविंग आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट लिया जाता है न्यूमरेटर में, नहीं कि कैश फ्लो। अच्छा, जब भी हमको एवरेज इन्वेस्टमेंट लेना है तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ऐसा करके हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को ऐड किया जाता है। उसका एक लॉजिक या उसका एक आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि जब तक हम लोग बिजनेस करते हैं तब तक हमारा पैसा बिजनेस में ब्लॉक रहता है, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसलिए एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सैलवेज वैल्यू भी ऐड किया जाएगा। दैट इज द वे द ARR इज कैलकुलेटेड। उसके बेसिस से जो डिसीजन मेकिंग करना है फ्रेंड्स, उसमें ऐसा दैट इज से किया जाएगा दैट हमको एक रेट दिया जाएगा कि वो रेट से हमको एटलीस्ट कमाना है। तो अगर हमको वो रेट से कमाना है देन इन दैट केस हमारा एक्चुअल ARR और वो रेट को कंपेयर किया जाएगा। अगर हमारा एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो, अगर हमारा एक्चुअल रिटर्न कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। दिस इज द वे वी आर सपोज टू लाइक टेक द डिसीजन। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है, सो जस्ट आई वांट टू टेल दैट पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। सपोज कि प्रोजेक्ट का लाइफ है 3 साल, हम लोग एक मशीनरी खरीदने वाले जिसका प्राइस है लेट अस से एन अमाउंट ऑफ 9000, डिप्रीशिएशन है लेट अस से एन अमाउंट ऑफ ₹3000, हमारा एनुअल कैश फ्लो दे रखा है क्वेश्चन में, लेट अस से दैट्स एन अमाउंट ऑफ एनुअल कैश फ्लो हमको दे रखा है 5000 रुपये, और हमको ये सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन से हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को यूज करके ARR का कैलकुलेशन करना है। तो उस केस में देखो फ्रेंड्स, ध्यान रखने का आपको, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, प्रॉफिट, उसमें डिप्रीशिएशन को ऐड करके हम लोग कैश फ्लो फाइंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर साल का कैश फ्लो 5000, जब भी कैश फ्लो वर्ड दे रखा है तो उसका मतलब ये है दैट से उसमें नॉन कैश आइटम ऐड हो चुका है, दैट इज डिप्रीशिएशन यानी 3000। सो 5 + 3 हमारा प्रॉफिट क्या होगा 8000, अगेन 8000 एंड अगेन 8000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या होगा 8000, 8000 डिवाइडेड बाय 9000 इनटू 100 इज ARR। ऐसा करके हमको ARR का कैलकुलेशन करना है। सो नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको सब टेक्निक्स के बारे में बता दिया। इतना तक का जो वीडियो है ना, उसमें सारे टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। अभी हम लोग आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहे हैं। बेसिकली से ये कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट वहां तक पहुंचना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं NPV क्राइटेरिया में कैश फ्लोज का बात कर रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट से वन ऑफ द पॉइंट से जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसा समझाता हूँ कि आप अपना जो भी आंसर है उसको 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी। सपोज कि NPV का कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद टर्मिनल कैश फ्लो का कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद रिकरिंग कैश फ्लो, एंड लास्टली यू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द NPV। मैं यूजुअली ऐसा कुछ सजेस्ट करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कई बार फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर में जो भी हमारा क्वेश्चन का लेंथ होता है वो कई बार बहुत लंबा होता है, 1.5 पेज का भी पेज दैट इज से क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है फ्रेंड्स। तो उस केस में पूरे क्वेश्चन को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ स्टूडेंट। सो जब आप इसको अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ना, तो आपके लिए आंसर करना कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है। स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में क्या करने का फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में आपके यूजुअली 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। एक होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, और उसके अलावा से देयर इज वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मैं अभी थोड़ा आसान चीज पहले आपको बता रहा हूँ, वो सबसे पहले ये कैलकुलेट करने का।
स्टेप नंबर 2 में डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन तो ही होगा अगर हमको टैक्स का इंफॉर्मेशन दे रखा है। ओनली इन दैट केस डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करने का, क्योंकि डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम और उसका इस्तेमाल किया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ से करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। अदरवाइज डिप्रीशिएशन फाइंड करने का जरूरत यूजुअली नहीं होता है अगर टैक्स नहीं है तो। यूजुअली वर्ड मैंने इसलिए बताया क्योंकि सपोज कि हमको ऐसा दे रखा है दैट से व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ दैट से हमको ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस दे रखा है ना वो डिप्रीशिएशन के बाद दे रखा है, तो उसमें डिप्रीशिएशन ऐड करने के बाद कैश फ्लोज आएगा। इसलिए से स्टेप नंबर 2 में डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन तो उस केस में करने का। डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमको 10 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, हमको WDV मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन दे रखा है, हमको टैक्स को इग्नोर करना है, तो उस केस में ये डिप्रीशिएशन फाइंड करने का जरूरत नहीं है। सो बी केयरफुल, क्वेश्चन को एकदम शांति से पढ़ने का है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज बॉटम, एंड कुछ भी ऐसा हिडन इंफॉर्मेशन है तो उसको अच्छी तरह से आपको समझने का है। नेक्स्ट इज से द पॉइंट दैट्स आई वांट टू टेल यू इज से फॉर द डिप्रीशिएशन, कई बार हमको है ना फ्रेंड्स अकाउंटिंग मेथड दे रखा होता है क्वेश्चन में और उसके साथ साथ हमको दे रखा होता है दैट से व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन फ्रॉम द टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा याद रखने का कि ये अकाउंटिंग वाला मेथड है ना उसका कोई काम नहीं है, ये टैक्स वाला जो मेथड है ना उसी का काम है। तो सिर्फ और सिर्फ टैक्स वाला मेथड ही लेने का सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द डिप्रीशिएशन, अकाउंटिंग वाला मेथड हमेशा इग्नोर करने का। द थर्ड इज से द टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो में से बेसिकली मैं भी सिंपल समझा रहा हूँ। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स को ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि अपना जो वर्किंग है वो 3 हिस्सों में डिवाइड करो। तीसरा स्टेप टर्मिनल कैश फ्लो में 3 हिस्सों में वर्किंग डिवाइड करो। टर्मिनल का सिंपल मतलब होता है समथिंग विच कम्स टू एन एंड। तो जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और हमको जो कैश फ्लोस मिलता है उसको टर्मिनल कैश फ्लो कहा जाता है। उसमें कैलकुलेट करो व्हाट इज द कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीनरी। उसमें कैलकुलेट करो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिकवरी। उसमें कैलकुलेट करो से टर्मिनल कैश फ्लो। कैपिटल गेन या लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी को कंपेयर किया जाएगा बाय कंपेयरिंग द सेल वैल्यू ऑफ द मशीनरी और स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी माइनस WDV ऑफ द मशीनरी। डियर स्टूडेंट्स, यूजुअली से जो हमारा WDV मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन होगा उस केस में वी वुड बी हैविंग कैपिटल गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीनरी। अगर कैपिटल गेन है फ्रेंड्स देन इन दैट केस उसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स का पेमेंट करेंगे। अगर कैपिटल लॉस है तो उसके ऊपर हमको टैक्स सेविंग का फायदा मिलेगा। और जो भी स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी है से उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी माइनस कैपिटल गेन का टैक्स पेमेंट या प्लस कैपिटल लॉस का टैक्स सेविंग। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया वर्किंग कैपिटल में उसके लिए ऐसा माना जाएगा कि इट विल बी फुल्ली रिकवर्ड से व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। यानी वर्किंग कैपिटल का रिकवरी will be cash inflow. These are the 3 things that you have to consider in terminal cash flow, that is in the last year. उसके बाद रिकरिंग कैश फ्लो। रिकरिंग कैश फ्लो का मतलब ये है that से जो भी हमको कैश फ्लोस मिलता है से बाय रूटीन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जिसमें हमारा होगा से कुछ सेल्स वैल्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कैश फिक्स कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट का खर्चा, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये जो हमारा स्टेप नंबर 4 है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा। किस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। कई बार हमको क्या दे रखा होता है फ्रेंड्स, 8 साल का प्रोजेक्ट लाइफ दे रखा होता है जिसमें पहले 3 साल हमारा सेल्स यूनिट सेम है, 4 to 6 हमारा सेल्स यूनिट सेम है एंड 7th and 8th ईयर में हमारा सेल्स यूनिट सेम है। तो आपको 1 to 8 का टेबल नहीं बनाना है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट ईयर का ही कैश फ्लो निकालना है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का होगा वही सेकेंड एंड थर्ड ईयर का होगा।
4th ईयर का निकालना है, इन 7th ईयर का निकालना है। ऑफ कोर्स अगर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है तो, WDV है तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है, हर एक साल का अलग बनाना पड़ेगा। दूसरा फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है डैट से हमको ऐसा दे रखा होता है कि हमको ये 4 इंफॉर्मेशन जो दे रखी होती है ना, वो हर साल सेम है। सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कैश फिक्स कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट है। सिर्फ हर साल है ना, ये इनडायरेक्ट कैश एक्सपेंस ही चेंज हो रहा है। तो मेरा सजेशन क्या है फ्रेंड्स कि प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसा करके आप उसका एक सेपरेट वर्किंग नोट बना लो। उसके बाद से आप ये टेबल बनाओ। देखो आपको, जैसे मैंने आपको बताया दैट से आपको थोड़ा सा समझ के आंसर करना है। आप एकदम से आंसर करने लगोगे ना, देन इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत सारा वर्किंग किया जिसका जरूरत नहीं था। तो बी केयरफुल, दैट से हमको इस हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रखा है तो हमको ध्यान रखना है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दैट से द सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। से व्हेन यू आर लाइक राइटिंग आंसर्स इन एग्जामिनेशन, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि हम लोग लंबे क्वेश्चन में फंस जाए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट में हमको एनपीवी का कैलकुलेशन करना है, जिसमें लेट अस से दैट से हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट है। सो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स हमको जो रिकरिंग कैश फ्लो मिलने वाला है वो लिखेंगे। लास्ट ईयर में हम लोग टर्मिनल कैश फ्लो को ऐड करेंगे, उन सबको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करेंगे। जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो होगा उसमें से इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे। एनपीवी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, उस हिसाब से हम लोग आंसर लिखेंगे। दिस इज द वे इन जनरल रूटीन में आंसर कैलकुलेट किया जाएगा। ये अभी मेरा एक बेसिक एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ है। नाउ फ्रेंड्स, जो पिक्युलर पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक, हमको इंफॉर्मेशन कई बार क्या दिया जाता है फ्रेंड्स, हमको ऐसा दिया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम ईयर 0 हमारा सब्सिक्वेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है। तो उस केस में मेरा सजेशन ऐसा है कि जब आप स्टेप नंबर 2 डिप्रीशिएशन करो तो ध्यान रखो कि अपार्ट फ्रॉम ईयर 0 हमने एडिशनल मशीनरी कब बाय किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करो। जैसे कि सपोज हम लोग 8 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोज कि हम लोग 8 साल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हमने 3rd ईयर के एंड में मशीनरी खरीदा है। तो जो एडिशनल मशीनरी खरीदा है फ्रेंड्स, उसके ऊपर हम लोग 5 साल का डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, और जो इनिशियल मशीनरी खरीदा है उसके ऊपर हम लोग 8 साल का डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, आपको ये ध्यान रखना है दैट से कई बार हमको इंफॉर्मेशन दिया जाता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है जिसमें अपार्ट फ्रॉम ईयर 0 हमको एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो जो भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है उन सबको हमें टोटली यहाँ पे रिकवर करना है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू फर्दर इज दैट से जो भी हमारा एडिशनल कैश आउटफ्लो है इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेसिंग ऑफ द कैपिटल दैट इज इक्विपमेंट और इन परचेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल दैट वी आर रिक्वायर्ड टू शो एज कैश आउटफ्लो ओवर हियर, यानी रिस्पेक्टिव ईयर में उसको कैश आउटफ्लो बताना है। उसको रिस्पेक्टिव ईयर में कैश आउटफ्लो बताने की वजह से क्या होगा कि लेटर ऑन उसका सही से डिस्काउंटिंग हो जाएगा। सो उसका इफेक्ट आपको इस हिसाब से बाइफरगेट करना है। दिस इज व्हाट से आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कई बार इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि हमको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि हम लोग एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का सोच रहे हैं। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए से लेट अस से दैट से हमको एक हमारा एक स्पेस चाहिए, जो स्पेस हम लोग अदरवाइज भाड़े पे दे सकते थे। तो उसका जो रेंटल इनकम हमको मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए वो रेंटल इनकम फॉरगॉन हमारा कैश आउटफ्लो होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमको कुछ नहीं दे रखा है तो हमेशा उसको टैक्स कैलकुलेशन के पहले कैश आउटफ्लो लिखा जाएगा, in a way that say the income foregone is considered to be the cash outflow before calculation of the income tax। तो इसका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर हमको दे रखा है that it is on the post tax basis, then in that case उसको CFAT में से डिडक्ट किया जाएगा।
इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कई बार हमको है ना फ्रेंड्स संक कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे रिसर्च का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है और फिर हम लोग ये सोचने बैठे हैं कि अब ये प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करके सेल करें या नहीं करें। तो जो रिसर्च का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है दैट इज संक कॉस्ट, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है that say we may be provided with any allocation, absorption, charge और रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन हमको कई बार दिया जाता है। तो हमेशा याद रखने का कि वो इंफॉर्मेशन का डिसीजन मेकिंग में कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज नहीं है। सो जस्ट बी केयरफुल, लेट्स से एनी अलोकेशन, एब्सॉर्प्शन, चार्ज या रिकवरी ऑफ ओवरहेड का इंफॉर्मेशन अगर दे रखा है तो उसको इग्नोर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसका आपको ध्यान रखना है ना फ्रेंड्स। डिप्रीशिएशन में हमको ब्लॉक ऑफ असेट मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। अगर हमको ब्लॉक ऑफ असेट मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन का इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है दैट से लास्ट ईयर में इफ एट ऑल वी हैव अदर असेट्स इन द ब्लॉक, तो हमारा कैपिटल गेन या लॉस का कैलकुलेशन नहीं होगा ऑन सेल ऑफ द मशीनरी। क्यों? बिकॉज इफ एट ऑल देयर आर सर्टेन अदर असेट्स इन द ब्लॉक, then we assume that say the gain or loss on sale of the asset will be set off against that say the capital gain, because we have an assumption कि जो भी excess और less value है that is adjusted in the value of the block, तो उसका आपको वहां पे ध्यान रखना है। now एक ऐसा इंफॉर्मेशन दैट इज से सिचुएशन हो सकता है कि लेट अस से दैट हमारा प्रोजेक्ट है 4 साल का और फर्स्ट ईयर में वी हैव लॉस बिफोर टैक्सेस। नाउ अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा फ्रेंड्स, देन इन दैट केस जनरली यू कैन मेक एन अजम्पशन लेट्स से वी हैव अदर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस और ये जो लॉस है वो हमारे दूसरे दैट इज से बिजनेस गेन के सामने सेट ऑफ होगा और हमको लॉस का टैक्स सेविंग का फायदा उसी साल मिल जाएगा। लॉस का टैक्स सेविंग का फायदा उसी साल मिल जाएगा और उस हिसाब से हमको लॉस आफ्टर टैक्सेस का कैलकुलेशन करना है। देन ऐड बैक डिप्रिसिएशन से टू कंप्यूट द कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। सो दिस इज व्हाट से द जनरली दैट्स यू हैव टू कीप अनलेस की क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है और उसके बारे में हमको वहां पे नोट लिख देने का ऑन अ सेफर साइड। अगर आपको लग रहा है दैट से दिस अजम्पशन is something a unique assumption that you are making। कई बार हमको दे रखा होता है जैसे हमको सब्सिडी मिलेगा, अगर हमको सब्सिडी मिलने वाला है सो ऑन परचेस ऑफ द मशीनरी, देन इन दैट केस वो सब्सिडी को डिडक्ट करके हम लोग डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से फॉर कैश फ्लो कैलकुलेशन। फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा दैट दीज एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस। तो उस केस में मेरा सजेशन ऐसा है सब स्टूडेंट्स को कि ये वाला इंफॉर्मेशन सबसे पहले इग्नोर करके हमारा सिर्फ नॉर्मल कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस ढूंढने का, उसके बाद ये एक्सपेंसेस के लिए ऐसा करने का कि अंडरस्टैंड केयरफुली कि फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ये खर्चा पे हो रहा है, इसलिए उसको थर्ड ईयर के कैश आउटफ्लो में बताने का और उसका टैक्स सेविंग का फायदा हमको फोर्थ ईयर में मिलेगा। थर्ड ईयर का खर्चा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मींस डिस्काउंटिंग के लिए सेकेंड ईयर का एंड और उसका टैक्स सेविंग उसी साल में मिलेगा। सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कैश दैट इज आउटफ्लो यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में और टैक्स सेविंग सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में यानी ईयर 0 में और उसका फर्स्ट ईयर के एंड में टैक्स सेविंग मिलेगा। सो टैक्स सेविंग का इस हिसाब से हमको इफेक्ट अलग से लेना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमको रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी वाला क्वेश्चन दे रखा है तो रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी वाले क्वेश्चन में हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच तभी ही अडॉप्ट कर सकते हैं जब हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जिसमें
balanced life of existing machinery and life of new machinery are same. जब बैलेंस्ड लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी और लाइफ ऑफ न्यू मशीनरी सेम है, तब हम लोग से इंक्रीमेंटल अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट्स को ईयर 0 में से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको ईयर 0 का कैश फ्लो समझाता हूँ। उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग मशीनरी होता है उसको हम लोग बेच देते हैं, तो उसका स्क्रैप वैल्यू हमारा कैश इनफ्लो हो जाता है, यानी उसका सेल वैल्यू कैश इनफ्लो हो जाता है। उस वक्त की डब्ल्यूडीवी के साथ उसको कंपेयर करके हम लोग कैपिटल गेन या लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आज से 3 साल पहले हमने मशीनरी खरीदा था जिसका ओवरऑल यूजफुल लाइफ 10 साल है, यानी आज से 7 साल बाकी है, और हम लोग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक खड़े हुए हैं। सो व्हाट हैपेंस एट से, ये जो मशीनरी हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं उसका सेल वैल्यू हमारा कैश इनफ्लो हो जाएगा, उसका डब्ल्यूडीवी जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और हम लोग यहाँ पे कैपिटल गेन या लॉस का कैलकुलेशन करेंगे, और उसके टैक्स इफेक्ट को हम लोग इमीडिएटली इफेक्ट देंगे ईयर 0 में। सो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नया मशीनरी खरीदेंगे उसका कैश आउटफ्लो होगा, एग्जिस्टिंग मशीनरी हम लोग बेचेंगे उसका कैश इनफ्लो होगा। अगर कैपिटल गेन है तो उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट बताएंगे, और कैपिटल लॉस है तो उसका टैक्स सेविंग बताएंगे। सो दिस इज द वे ईयर 0 का कैश फ्लो होगा ना। एकदम गौर से सुनो फ्रेंड्स, जब हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच कर रहे हैं रिप्लेसमेंट में इंक्रीमेंटल अप्रोच, तो जो डिप्रीशिएशन होगा फ्रेंड्स उसमें हमको कैसा सोचने का, दैट से नया मशीनरी से कितना डिप्रीशिएशन हम लोग क्लेम कर पाते हैं, और अगर हमने पुराने से कंटिन्यू किया होता तो हम लोग कितना डिप्रीशिएशन क्लेम कर पाते, उसका डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज इंक्रीमेंटल डिप्रीशिएशन। सिमिलरली टर्मिनल कैश फ्लो में नया मशीनरी को हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल नया मशीनरी का यूजफुल लाइफ 7 साल ही है, और 7 साल के एंड में नया मशीनरी कितने में हम लोग बेच रहे हैं उस हिसाब से हमारा कितना टर्मिनल कैश फ्लो मिल रहा है। और अगर हमने पुराना मशीनरी कंटिन्यू किया होता तो उसका यहाँ पे हमको कितना टर्मिनल कैश फ्लो मिलता, उसका डिफरेंस है ना, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। तो उसका आपको वहां पे ध्यान देना है। दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो। हाँ, रिकरिंग कैश फ्लो में भी सेम चीज ही होता है। उसमें कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, सेल्स यूनिट्स भी चेंज हो रहा है। तो उस केस में मेरा सजेशन ऐसा है कि आप लोग चेंज इन द सेलिंग प्राइस, चेंज इन द वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन सेल्स यूनिट्स ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट आप प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन न्यू और ओल्ड उन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट से यू कैन मेक द कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन। एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ रिप्लेसमेंट में स्पेशली, not giving you detailed explanation but giving you that is the precise explanation. Replacement of the machinery है, साथ साथ में ब्लॉक ऑफ असेट मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन फॉलो हो रहा है। तो एक ऑन सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी ईयर 0 में कोई भी कैपिटल गेन या लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मशीनरी बेचा दूसरा मशीनरी आ गया, सो ब्लॉक कंटिन्यूस, और ऑफ कोर्स नया मशीनरी का परचेज प्राइस ज्यादा ही होगा, तो उस केस में वहां पे कैपिटल लॉस दैट इज से गेन नहीं होगा। सेकेंड, उस केस में द इंक्रीमेंटल डब्ल्यूडीवी ऑन विच यू कैन क्लेम डिप्रीशिएशन इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ द न्यू मशीनरी माइनस सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी। उन दोनों का तो डिफरेंस होगा ना, दैट इज द इंक्रीमेंटल डब्ल्यूडीवी ऑन विच यू कैन क्लेम डिप्रीशिएशन। ऐसा हमको करना है। Now dear students, ऐसा हमको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि जिसमें हमको मशीनरी ए परचेस करना है या तो मशीनरी बी परचेस करना है। लेट अस से दैट से दोनों का लाइफ सेम है, दोनों का परचेस प्राइस का इंफॉर्मेशन दे रखा है, दोनों का रनिंग कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एंड सो ऑन इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन टू अस।
मैं क्या कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे रेवेन्यू का इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा है, और रेवेन्यू का इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, तो हमको मशीनरी तो अक्वायर करने का ही है, पर दोनों में से कौन सा अक्वायर करना है वो हमको डिसाइड करना है। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों ऑप्शंस के प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो का कंपैरिजन करना है, और जो ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो कम है उसको सिलेक्ट करना है। ना फ्रेंड्स, मैं आपको नया पॉइंट समझाता हूं जिसका नाम है कैपिटल राशनिंग। नाउ कैपिटल राशनिंग का मतलब ये है that say the company does not have sufficient funds to accept all the profitable ventures। जैसे कि प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, ये 4 प्रोजेक्ट्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है हमको 10, 20, 30 एंड 40। सो टोटल हमको इन्वेस्टमेंट करना है सपोज कि 100 lakhs का। हमारे पास है फॉर एग्जांपल एन अमाउंट ऑफ ओनली 60 lakhs। तो ये 60 lakhs का कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए कि जो हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ कैपिटल राशनिंग। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट कैपिटल राशनिंग वाला सिचुएशन हमको एक्सप्रेसली ही दिया जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमको क्वेश्चन में जब दे रखा है कि हमारे पास फंड्स का अवेलेबिलिटी इतना है और ये सारे प्रोजेक्ट्स है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्लिक होना चाहिए दैट से ये लोग कैपिटल राशनिंग का बात कर रहे हैं। कैपिटल राशनिंग में फ्रेंड्स हमको 2 टाइप के इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं। एक हमको ऐसा दिया जा सकता है कि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल इन नेचर, और दूसरा हमको ऐसा दिया जा सकता है दैट से द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल इन नेचर। ऐसा करके हमको 2 टाइप के इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं। डिविजिबल का मतलब है यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट पार्शियली। इसका मतलब ये है दैट से सपोज कि जो आउट ऑफ 4 हमने 2 प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर जो थर्ड बेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें हमको चाहिए एन अमाउंट ऑफ 40 lakhs, और 2 प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास बचे हैं सिर्फ 10 lakhs। यानी सपोज कि हमने प्रोजेक्ट बी और सी में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 10 लाख, और नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है उसमें हमको 40 लाख चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट डी में, जिसमें उसको 25% एक्सेप्ट किया जाएगा। उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स है और कैपिटल राशनिंग है, तो हमेशा आपको एनपीवी इंडेक्स या तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्राइटेरिया से ही डिसीजन लेना है। उसके अलावा आप कोई और मेथड से डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो बी केयरफुल, आइदर एनपीवी इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एंड बेस्ड ऑन दैट से यू टेक द डिसीजन। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है फ्रेंड्स, इनडिविजिबल का मतलब क्या है कि आपको पूरा ही प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा या तो पूरा ही प्रोजेक्ट छोड़ देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इनडिविजिबल। इफ एट ऑल द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल इन नेचर, then in that case आपको क्या करना है फ्रेंड्स, you are required to go with the combination of the projects। I give you some explanation for this। project 10, 20, 30 and 40, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स डिविजिबल है तो हम लोग सपोज कि पीआई का कैलकुलेशन करते हैं। पीआई का वैल्यू आता है 1.20, 1.60, 1.10 एंड 1.40। सपोज कि ऐसा हमारा पीआई का वैल्यूज आता है। दिस इज प्रोजेक्ट ए, दिस इज प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी एंड प्रोजेक्ट डी। उसको फिर हम लोग रैंक देंगे। लेट्स से सबसे पहले बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो, जिसमें आपका 20 lakhs का इन्वेस्टमेंट जाएगा। उसके बाद से यू मेक इन्वेस्टमेंट इन डी प्रोजेक्ट, जिसमें आपको 40 lakhs का इन्वेस्टमेंट जाएगा। सो क्यूमुलेटिव हो गया 60 lakhs। उसके बाद यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन से द प्रोजेक्ट उसके बाद यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा 10 lakhs का, तो क्यूमुलेटिव हो जाएगा 70 lakhs। उसके बाद प्रोजेक्ट सी में, जिसमें 30 lakhs यानी कि 100 lakhs। लेट अस से दैट से आपके पास ऐसा मान लेते हैं दैट से यू हैव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 65 lakhs अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये 65 लाख रुपीज का यूज कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वी अंडरस्टैंड लॉजिकली लाइक दिस दैट से सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोजेक्ट बी में, और प्रोजेक्ट बी पूरा का पूरा लिया जाएगा।
उसके बाद प्रोजेक्ट डी में, और प्रोजेक्ट डी भी पूरा का पूरा लिया जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डी तक इन्वेस्टमेंट करने में हमारा 60 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है और हमारे पास है 65 लाख। बाकी के 5 लाख रुपए हमारे पास बचे हैं, और जो नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि हमारे एग्जांपल में प्रोजेक्ट ए, उस पर क्या किया जाएगा, 50% इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सर 50% कैसे आया, 65 लाख माइनस 60 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, यानी 50% ऑफ ए। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन। ये हो गया फ्रेंड्स एनपीवी इंडेक्स, या तो हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ सपोज कि यही क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, द प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजिबल इन नेचर। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है सर, इंडिविजिबल का मतलब ये है दैट से either you have to accept the project entirely or you have to reject the project entirely, बीच में कुछ नहीं हो सकता है, उसको बोला जाता है इट्स इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। कमिंग बैक टू द पॉइंट ओवर हियर, सपोज ये इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स है, तो हमको क्या करने का फ्रेंड्स, दैट इज हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख एंड 40 लाख, हमारे पास फंड है 65 लाख। हम लोग क्या करेंगे, ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये ए, बी और सी एक वैलिड कॉम्बिनेशन हो गया। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, विद इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स आपके कॉम्बिनेशंस ढूंढने हैं कि हम लोग कौन कौन से कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद इन द परमिसिबल फंड्स दैट वी हैव। उसके बाद इट इज ए, बी और डी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 10 + 20 30, 30 + 40 is 70, so this is an invalid combination. So A, C और D, 10 + 30 यानी कि 40, 40 + 40 80, ये भी नहीं हो सकता है। सो प्रोजेक्ट ए के कॉम्बिनेशन का सिर्फ ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अच्छा, चेक करते हैं वापस, प्रोजेक्ट बी, सी एंड डी, 20 + 30 यानी कि 50, 50 + 40, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो लेट अस सी बी एंड सी, इज इट वैलिड, नो। सर क्यों वैलिड नहीं है, देखो बी और सी लेने के बाद हमारे पास बचेगा कितना, 15 लाख, क्योंकि 20 + 30 कितना हो गया, 50, 50 को 65 में से डिडक्ट करो, तो ये प्रोजेक्ट तो ले ही सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है। सो दिस इज एन इनवैलिड कॉम्बिनेशन। प्रोजेक्ट बी और डी ये वैलिड है, हाँ वैलिड है। क्यों, क्योंकि उसमें 60 लाख चाहिए, 60 लाख 65 लाख से कम है। अच्छा, प्रोजेक्ट सी एंड डी नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि उस पर 75 लाख चाहिए। अच्छा, तो प्रोजेक्ट फ्रेंड्स प्रोजेक्ट ए और डी एक वैलिड कॉम्बिनेशन होगा। वाई ए एंड डी इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 50 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और 15 लाख बचेगा, 15 लाख से कुछ नहीं हो पाएगा। सो ए एंड डी इज अ वैलिड कॉम्बिनेशन। सो बेसिकली हम लोगों ने 3 कॉम्बिनेशंस को आइडेंटिफाई किया है ना। ये तीन कॉम्बिनेशंस का एकदम गौर से सुनो, एनपीवी फाइंड किया जाएगा फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फॉर सेकेंड कॉम्बिनेशन, फॉर थर्ड कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन का एनपीवी सबसे ज्यादा है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। दैट इज द वे से हमको इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स में डिसीजन लेना है। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। Let's say the depreciation is a very technical point as far as the cash flows are concerned. Depreciation is basically a non-cash item. इसलिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, डिप्रीशिएशन को डिडक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको ऐड बैक किया जाता है फॉर कैश फ्लोस कैलकुलेशन। या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, डिप्रीशिएशन का टैक्स सेविंग फाइंड कर सकते हैं। डिप्रीशिएशन की टैक्स सेविंग का मतलब क्या होता है, इट इज डिप्रीशिएशन इनटू टैक्स रेट, दैट इज द वे द डिप्रीशिएशन टैक्स सेविंग इज कैलकुलेटेड। एक छोटा सा पॉइंट कि फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट से जब मैं एग्जामिनेशन का पेपर लिख रहा हूँ और तब स्टेप नंबर 4 में ऐसा हो जाता है कि मैं लेट अस से दैट से एक एक्सपेंस लिखना भूल गया। सपोज कि मैं कैश फिक्स कॉस्ट लिखना भूल गया, मैंने सब अच्छी तरह से वर्किंग किया, कैश फ्लोस तक मैं पहुंच गया, एंड देन सडनली आई रियलाइज कर रही यार मैं कैश फिक्स कॉस्ट लिखना भूल गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप CFET में से
CFAT में से कैश फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट कर सकते हैं, बट सिर्फ आपको उसको पोस्ट टैक्स करना है। यानी क्या करोगे आप फ्रेंड्स, आप ऐसा लिखोगे, इट इज एनुअल, या तो फिर जो भी दे रखा है, कैश फिक्स कॉस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, एंड बाय चांस आप CFAT तक पहुंच गए एंड देन यू रियलाइज कि मैं डिप्रीशिएशन लिखना भूल गया, तो फ्रेंड्स आपको डिप्रीशिएशन का टैक्स सेविंग ऐड करना है। और डिप्रीशिएशन का टैक्स सेविंग कैसे होता है, डिप्रीशिएशन इनटू टैक्स रेट। सो जस्ट बी केयरफुल फॉर दिस। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में हमको फ्रेंड्स एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR, ये तीन चीज का कई बार कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एनपीवी का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। पीआई का कैलकुलेशन कैसे होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। और IRR का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इट इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच PVCI इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो बी वेरी मच अलर्ट टू अंडरस्टैंड दैट हमको ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो दे रखा है, ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो दे रखा है, दीज कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड विद द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जबकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो होता है, दैट इज द कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द IRR rate. That is what's the difference that we have. So just be very much careful. तीन में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम ही होता है। इन्वेस्टमेंट यूजुअली ईयर 0 में होता है, दैट इज द रीजन इट इज सब्जेक्ट टू डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, और उसमें तो ऑफ कोर्स तीनों में वैल्यू सेम रहेगा। नाउ फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ जिसका नाम है इक्वलाइज्ड एनुअल क्राइटेरिया। इसका इस्तेमाल कब होता है, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमको दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन दे रखें जिसका लाइफ सेम नहीं है। जैसे कि आपको मशीनरी ए खरीदना है या तो मशीनरी बी खरीदना है, दोनों में से एक मशीनरी खरीदना है आपको, और दोनों का लाइफ सेम नहीं है। एक का लाइफ 2 साल है, दूसरे का लाइफ 3 साल है। परचेज प्राइस दे रखा है, रनिंग कॉस्ट दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू दे रखा है, एंड सो ऑन। तो यूजुअली आप प्रेजेंट वैल्यू तक तो पहुंच ही जाते हो विद द वर्किंग लेट्स से व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, पर ये प्रेजेंट वैल्यू एक दूसरे के साथ कंपेरेबल नहीं है। क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टाइम पीरियड। इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको उसके नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड किया जाता है, उसके एन्युइटी फैक्टर के साथ, और हमको मिल जाता है इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो। दोनों ऑप्शन में से सपोज कि कैश आउटफ्लो है, तो जो ऑप्शन का इक्वलाइज एनुअल कैश आउटफ्लो कम है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। सी एज ए स्टूडेंट आपको ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि हमको कौन से टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। हमारा बिजनेस अच्छा ही चल रहा है, हमको एक डिलीवरी वैन ही खरीदना है, तो डिलीवरी वैन खरीदने के लिए पूरा प्रोजेक्ट का एनपीवी नहीं फाइंड करते। दो ऑप्शन में से कौन सा डिलीवरी वैन खरीदना है सिर्फ वही डिसाइड करना है। तो उस केस में उसके रिलेटेड कैश फ्लोज ही ध्यान में लेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट से हम लोग सिलेक्ट करेंगे दैट से भी कौन सा डिलीवरी वैन खरीदना है। तो दोनों का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, उसको उसके नंबर ऑफ ईयर्स के एन्युइटी फैक्टर से डिवाइड करो, इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट करो, जो ऑप्शन का इक्वलाइज एनुअल वैल्यू कम है उसको सिलेक्ट करो। फ्रेंड्स हमारे मॉड्यूल का एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सर, जिसमें हमको ऐसा पूछा गया है फ्रेंड्स दैट से यू हैव टू डिसाइड व्हेन टू रिप्लेस द एसेट। रिप्लेस तो करना ही है, बट व्हेन टू रिप्लेस ऐसा हमको पूछा गया है। यानी हम लोग ऑलरेडी एक सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी से ऑपरेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग अभी ऑटोमेटिक मशीनरी से ऑपरेट करेंगे, और हमको ये पूछा गया है दैट से स्विच ओवर कब करना है। तो उस केस में हमको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको नया मशीनरी का जो इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो है, नया मशीनरी का जो इक्वलाइज्ड एनुअल कैश आउटफ्लो है, उसको कॉस्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मशीनरी के साथ कंपेयर करना है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग मशीनरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा प्लस लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू का खर्चा। लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो हमको पिछले साल स्क्रैप वैल्यू मिला होता और उसके ऊपर जो हमको रिटर्न मिला होता वो वैल्यू, इन तीनों को ऐड करके वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द आंसर। तो ये एक
इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, उसके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसका कॉन्सेप्ट क्या वो मैं आपको समझा देता हूं, और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट से बहुत टाइम से मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया है। सो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, बट स्टिल उसका कॉन्सेप्ट हमारे मॉड्यूल में इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल्स, इसलिए हमको वो पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले से ये मॉडिफाइड वर्जन का क्यों जरूरत पड़ा, तो उसका आंसर ऐसा है दैट से द नॉर्मल IRR कैलकुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन मेजर लिमिटेशंस। उसमें से पहला लिमिटेशन ये है दैट इट मेक्स रॉन्ग assumption ऑफ रीइन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनल कैश accruals एट द रेट ऑफ IRR। यानी हमको क्या दिया जाता है, हमको एक कैश फ्लो सीरीज दिया जाता है और वो कैश फ्लो सीरीज का हम लोग IRR का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो हम लोग IRR का कैलकुलेशन करते हैं ना फ्रेंड्स, ये IRR का कैलकुलेशन का आंसर आता है फॉर एग्जांपल से 25%। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सपोज की 12%। तो IRR क्राइटेरिया मेक्स रॉन्ग assumption that say these internal cash accruals will be reinvested at 25%, जो बिल्कुल ही गलत है। एनपीवी क्राइटेरिया ऐसा अज्यूम करता है दैट से ये इंटरनल कैश accruals जो है वो 12% में रीइन्वेस्ट होते हैं। ये एक मेजर फर्क होता है। So to overcome that limitation, we have a modified version of IRR. दूसरा से there is a situation called multiple IRR. Multiple IRR का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2 कैश आउटफ्लो है, इनफ्लो है, कैश आउटफ्लो है। एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा लाइक कैश फ्लो सीरीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस है जिसमें हमने एजेंसी डिपॉजिट कलेक्ट किया है। तो जब हम लोग हमारा बिजनेस बंद करेंगे तो एजेंसी डिपॉजिट वापस करने की वजह से लास्ट ईयर में कैश आउटफ्लो आएगा। या तो फिर हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हमको एक पीस ऑफ लैंड को ड्रिल करना है, उसमें से ऑयल निकालना है, उसके बाद से उसका सरफेस एज इट इज करके हमको गवर्नमेंट को वापस करना है। उस केस में हमारा कैश आउटफ्लो हो सकता है लास्ट ईयर में। ऐसे कैश फ्लो सीरीज में there are more than one discounting rate at which IRR would be NPV would be 0 और हमको मल्टीपल IRR मिलता है। सो बेसिकली ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ये लिमिटेशन को और मल्टीपल IRR ना आए उसके लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड IRR में क्या किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। मॉडिफाइड IRR में कुछ ऐसा किया जाएगा, सबसे पहले उसका रीजन क्या वो मैंने आपको समझा दिया। अभी उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 जो भी हमारे कैश फ्लोज है, सपोज कि हमारा ईयर 0 का आउटफ्लो है, फर्स्ट ईयर में इनफ्लो है, सेकेंड ईयर में आउटफ्लो है, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में इनफ्लो है। इसको कंपाउंड किया जाता है विद द गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको डिस्काउंट किया जाता है विद द गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये ईयर 0 का कैश आउटफ्लो हो गया और ये लास्ट ईयर का कैश इनफ्लो हो गया। नाउ अभी क्या करने का फ्रेंड्स, वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मॉडिफाइड IRR इन अ वे दैट से सपोज मैं थोड़ा वैल्यूज दे रहा हूं आपको ज्यादा रिलेट हो इस वजह से। प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आता है 500 एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इंटरनल कैश अक्रूवल्स, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरनल कैश अक्रूवल्स, फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल फोर्थ ईयर तक कंपाउंड करेंगे। सो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसको 3 साल के लिए कंपाउंड किया जाएगा। थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल 1 साल के लिए कंपाउंड किया जाएगा। ये तो फोर्थ ईयर का ही कैश अक्रूवल है, उसको कंपाउंड करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट से फ्यूचर वैल्यू आता है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज मैंने 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 4 साल के बाद मेरे को 800 रुपए मिले। तो ये वैल्यू क्या होगा, उसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। सो इट इज 800 अपॉन 500 यानी आया 1.6। 1.6 का मतलब ये है कि आज मैंने 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो आज से 4 साल के बाद मेरे को 1 रुपया 60 पैसा मिलता है।
सो व्हाट इज द रेट एट विच आई एम गेटिंग रिटर्न, उसको बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1.6 उसका अंडर रूट किया जाएगा फॉर 2 टाइम्स और हमको आंसर मिल जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी केयरफुल दैट अगर ये 2 है तो एक बार अंडर रूट करेंगे, 4 है तो 2 बार अंडर रूट करेंगे। पर अगर कुछ और वैल्यू है, सपोज कि 3 वैल्यू है, 5 वैल्यू है, 6 वैल्यू है, तो हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा। दिस इज द वे द मॉडिफाइड आईआरआर इज कैलकुलेटेड। मल्टीपल आईआरआर का मैंने आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट समझा दिया। मल्टीपल आईआरआर का न्यूमेरिकल हमारे एग्जामिनेशन में वो लोग, दैट इज हमारे मॉड्यूल में उसका न्यूमेरिकल नहीं दे रखा है। This is what we understand is the modified IRR and multiple IRR. Now, importantly, friends, हमको एक information ऐसा दिया जाएगा wherein there are 2 projects, project X and project Y है. These 2 projects are mutually exclusive in nature. अगर हम लोग NPV कैलकुलेट करते हैं ना, तो NPV है फॉर एग्जाम्पल 1000 और 2000, यानी एनपीवी क्राइटेरिया का मुताबिक y इज बेटर देन x। अच्छा, हमने आईआरआर कैलकुलेट किया, आईआरआर है फॉर एग्जांपल 20% एंड लेट अस से दैट इट इज 16%। तो फ्रॉम आईआरआर पॉइंट ऑफ व्यू x प्रोजेक्ट इज बेटर एंड लेट अस से दैट्स द कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बताने के लिए सपोज कि 8%। What I want to tell you is that say we may be provided with the information that say there is a conflict of the ranking, there is a conflict of the decision making, ऐसा हमको information दिया जाएगा। Based on the NPV criteria y is better and based on IRR criteria x is better। ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो आंख बंद करके, that say ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम लोग एनपीवी के क्राइटेरिया के मुताबिक ही डिसीजन लेंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज आईआरआर क्राइटेरिया इज सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। विच आर दोज लिमिटेशंस? तो वो मैंने आपको बता दिया। पहला लिमिटेशन उसका क्या है, दैट आईआरआर क्राइटेरिया रॉन्गली अज्यूम्स दैट से द इंटरनल कैश अक्रूवल्स कैन बी रीइन्वेस्टेड एट आईआरआर रेट। दूसरा आप लोग समझो कि जब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ 8% है, हाउ कैन यू मेक सच अजम्पशन? अच्छा, one more thing, that's at one point of time, how can one company can have 2 reinvestment rate? अगर कंपनी के पास ऐसा चॉइस है कि हम लोग 20% पे इंटरनल कैश अक्रूवल को रीइन्वेस्ट करें या तो 16% के ऊपर, तो वो दोनों में से क्या चूज करेगा? वो ऑफ कोर्स 20% चूज करेगा। पर ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट वाई लिया तो 16 और एक्स लिया तो 20, तो ये भी गलत हो जाएगा। So considering these limitations, से always NPV criteria से ही डिसीजन लेने का। One more thing, that कौन से सिचुएशन में ऐसा होगा? तो उसका आंसर ऐसा है कि there are 3 situations की जिसमें ऐसा होगा। पहला सिचुएशन ऐसा है, let's say the pattern of the cash flow series is different। मैं क्या कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि ऐसा हो सकता है प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, उसमें ऐसा हो सकता है कि प्रोजेक्ट एक्स का इनिशियल कैश अक्रूवल ज्यादा है, उसके बाद उसके लेटर कैश अक्रूवल्स कम है। प्रोजेक्ट वाई के इनिशियल कैश अक्रूवल कम है और ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट से ऐसे सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट के इनिशियल कैश अक्रूवल ज्यादा है से उसका आईआरआर ज्यादा होता है। दिस इज व्हाट से द फर्स्ट सिचुएशन जिसमें ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा। सेकेंड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सब्सटेंशियली डिफरेंट, दैट इज से डिफरेंस है। और तीसरा, यानी कि प्रोजेक्ट ए में सपोज कि हमको 5 लाख चाहिए और प्रोजेक्ट बी में हमको चाहिए सपोज कि 50 लाख, ऐसा सिचुएशन। तीसरा से दोनों प्रोजेक्ट्स का टाइम पीरियड अलग अलग है। तो ये 3 सिचुएशंस में ऐसा होगा दैट से वी वुड बी हैविंग सम कॉन्फ्लिक्ट इन द रैंकिंग। आंख बंद करके एनपीवी को ही सिलेक्ट करने का। पूछा जाए तो हमको एनपीवी को अप्रिशिएट करना है और आईआरआर को क्रिटिसाइज करना है। नाउ इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, लिसन मी केयरफुली। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं दैट से एक और क्राइटेरिया है से जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसका नाम है एपीवी, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू।
ये क्राइटेरिया का एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और उसके बाद से उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा क्राइटेरिया है, दिस क्राइटेरिया इज से सिमिलर टू अवर कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी, जिसका नाम है कुछ मोदी की नानी मिलर अप्रोच, या तो हम लोग बोल सकते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उस पर फ्रेंड्स जब टैक्स का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, देन इन दैट केस से उनका कहना क्या है, that say whenever a company is raising the debt financing in capital structure, whenever a company is raising debt financing in capital structure, तो expectation of the equity shareholder increases, यानी cost of equity बढ़ता है। however the company is able to get the advantage of the lower cost of the funds, और उसकी वजह से हमारा weighted average cost of capital गिरता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है। ये एनपीवी का लाइक कंटेंशन है ना, सेम सॉरी कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी का कंटेंशन है। सो वी शुड रेज डेट फाइनेंसिंग सो फार पॉसिबल कि जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। एपीवी का क्राइटेरिया का एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एक प्रोजेक्ट के बारे में, लेट अस से दैट से वो प्रोजेक्ट में हमको इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 का, उसका लाइफ है 3 साल, उसका कैश फ्लोस का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा एंड सो ऑन। ये वाले क्वेश्चंस में एपीवी वाले क्वेश्चंस में वी वुड नॉट बी हैविंग से द टू कॉम्प्लिकेटेड कैश फ्लोस कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे लाइक फोकस अलग होता है ना। इंपॉर्टेंटली हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले बेस एनपीवी का कैलकुलेशन करना है। सर बेस एनपीवी का मतलब क्या है कि ऐसा सोचो कि हम लोग डेट फाइनेंसिंग रेज नहीं करने वाले, और हम लोग जो एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं उसको बेस एनपीवी कहा जाता है। उसका कैलकुलेशन होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट, या तो फिर जो कैश फ्लोस को डिस्काउंट करके। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोस कैलकुलेट करने के लिए वी यूज, लिसन केयरफुली, वी यूज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। इन सिंपल लैंग्वेज वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करते हैं फॉर आई एम सॉरी for the purpose of making calculation of cost, that is present value of the cash inflow, we use cost of unlevered equity, cost of unlevered equity। इसका मतलब ये है कि ऐसा मान लेते हैं डेट से हम लोगों ने डेट फाइनेंसिंग लिया ही नहीं है, ऐसा करके जो एनपीवी का कैलकुलेशन होता है उसको बेस एनपीवी कहा जाता है। उसमें ऐसा सोचो कि हम लोगों ने डेट फाइनेंसिंग लिया ही नहीं है, उसके बाद देखो कि हमने डेट फाइनेंसिंग कितना लिया है। डेट फाइनेंसिंग लेने की वजह से वी गेट एडवांटेज ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, यस नो यस। तो ये जो हमको इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का फायदा मिलने वाला है उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में कन्वर्ट करना है, और उसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स सेविंग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग बेस एनपीवी में ऐड करते हैं। कई बार हमको फ्लोटेशन कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसको डिडक्ट किया जाता है और उसके बेसिस से एपीवी का कैलकुलेशन किया जाता है। एपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, एपीवी नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। दैट इज द सिंपल वे बाय विच एपीवी इज कैलकुलेटेड। कई बार फ्रेंड्स यहाँ पे हमको परपेचुअल का कैश फ्लो सीरीज दे रखा होता है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो फाइंड करने के लिए you will use the formula A1 divided by I, तो उस बेसिस से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो मिलेगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बेसिकली क्या होता है, दैट्स द इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वैल्यू ऑफ डेट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक दूसरे के सामने कैंसिल हो जाएगा। तो परपेचुअल डेट फाइनेंसिंग के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग इज वैल्यू ऑफ डेट इनटू टैक्स। सो फाइनली समरी, ये चैप्टर का हमारा डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव ये है दैट से हमको अलग अलग सिचुएशंस पे डिसीजन का बोला जाएगा। सो एज अ स्टूडेंट आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि हमको क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसमें हमको डिसीजन लेना है।
डिसीजन मेकिंग का 7 टेक्निक्स है। हर एक क्वेश्चन में हर एक टेक्निक लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस पे कुछ टेक्निक ही लगेगा, जैसे कि कैपिटल राशनिंग में डिविजिबल है, देन इन दैट केस हमको पीआई या एनपीवी इंडेक्स से ही जाना पड़ेगा। सिंगल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है तो हम लोग 4 में से कोई भी एक मेथड से जा सकते हैं, ऐसा आपको रिकग्नाइज करना है। एनपीवी के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल दैट इज आसान है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं है। The only thing for which you have to be conscious, dear students, is the cash flows calculation. कैश फ्लोज का कैलकुलेशन करके आपको जो भी एनपीवी का कैलकुलेशन करना है, दैट इज से व्हाट चैलेंजिंग। एनपीवी का अ काइंड ऑफ फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। पीआई है डिजायरेबिलिटी फैक्टर है या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर वो एक से ज्यादा है तो हाँ, एक से कम है तो ना, एक है तो यू आर इनडिफरेंट। एनपीवी इंडेक्स जिसमें एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो हाँ, 0 से कम है तो ना, और 0 में इनडिफरेंट। आईआरआर से दैट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डिसीजन मेकिंग, जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड से आंसर किया जाता है। कैश फ्लोज को लेके हम लोग आईआरआर करते हैं और इंटरपोलेशन मेथड से किया जाता है। फ्रेंड्स, इंटरपोलेशन में मेरा सजेशन ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर्स ये रखा है 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्टर्स ये रखे। आईआरआर का आंसर है फॉर एग्जाम्पल से 18%। तो 18% क्या इन दोनों के बीच में फॉल होता है? तो मेरा सजेशन ऐसा है कि टेकिंग 15 एंड 25 यू शुड कंप्यूट आईआरआर। ऐसा नहीं कि आप 5% के ऊपर एनपीवी फाइंड करो कि जो यूजुअली पॉजिटिव आएगा, 45 के ऊपर करो जो यूजुअली नेगेटिव आएगा, फिर इसको इंटरपोलेट करो। जो भी फैक्टर्स ये रखे उसमें से लीस्ट डिफरेंस लेके आप करो, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है। और दूसरा मेरा सजेशन ऐसा है दैट से अगर हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, सो एट द टाइम ऑफ फाइनल इंटरपोलेशन आप 3% तक ही लाइक फैक्टर का डिफरेंस रखो, उससे ज्यादा मत रखो। This is the way the IRR is calculated. Payback period का calculation किया जाता है as the time period in which we are recovering the investment that say we have made in the project. Discounted payback period में say we use the discounted cash flows instead of the absolute cash flows. जो हमारा स्टैंडर्ड पेबैक पीरियड है उसकी कंपैरिजन में अगर हमारा एक्चुअल पेबैक पीरियड कम है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, और अगर हमारा एक्चुअल पेबैक पीरियड ज़्यादा है तो हम लोग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। दिस इज द वे वी हैव द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ऐसे क्वेश्चन में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द कैश फ्लोज कैलकुलेशन। ईयर 0 में से यूजुअली इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है। स्टेप नंबर 2 में मेरा सजेशन है डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करो विद द गिवन मेथड एज पर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है तो उसी को टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। टर्मिनल कैश फ्लो जो भी लास्ट ईयर में हमको मिलने वाला है ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रिकरिंग कैश फ्लो, और उसके बाद एनपीवी का कैलकुलेशन। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करने का है, संक कॉस्ट को इग्नोर करने का है, अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट को इग्नोर करने का है, स्पेशल मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस। रिप्लेसमेंट वाला भी हमने डिस्कस किया। कैपिटल राशनिंग एक यूनिक टाइप का एग्जांपल है जो मैं आपको बोल सकता हूँ दैट इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, और उसके क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चंस है। If it is divisible, then in that case we would be having the PI or NPV index criteria to be used, and if it is indivisible, then combination of the projects are used. Depreciation का टैक्स सेविंग का पॉइंट मैंने आपको समझाया। इक्वलाइज्ड एनुअल कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट है वापस, कि जिसमें दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन है जिसका टाइम पीरियड अलग अलग है। तो उस केस में उन दोनों को कंपैरेबल करने के लिए सबसे पहले उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया जाता है,
उसके बाद उसको इक्वलाइज एनुअल टर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मॉडिफाइड आईआरआर अगेन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्यों कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको समझाया। री इन्वेस्टमेंट का उनका गलत अजम्पशन की वजह से और मल्टीपल आईआरआर के पॉसिबिलिटी की वजह से। मल्टीपल आईआरआर हर एक कैश फ्लो सीरीज में नहीं होता है, यूनिक कैश फ्लो सीरीज में होता है। तो वो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मॉडिफाइड आईआरआर है। मॉडिफाइड आईआरआर के कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जो भी आउटफ्लो है उन सबको ईयर जीरो में बुलाया जाएगा, जो भी इनफ्लो है उसको लास्ट ईयर में कंपाउंड किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर MIRR कैलकुलेशन। दिस इज द वे वी डू द MIRR कैलकुलेशन। उसके बाद मैंने आपको समझाया दैट से द एनपीवी और आईआरआर का डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ द रैंकिंग, एनपीवी के मुताबिक y इज बेटर देन x एंड आईआरआर के मुताबिक x इज बेटर देन y। तीन सिचुएशन से उसमें ऐसा हो सकता है, वो मैंने आपको समझाया। और उसके अलावा मैंने आपको ये समझाया दैट से वेरी 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 इंपॉर्टेंटली हमेशा एनपीवी इज सुपीरियर टू आईआरआर इन दैट सिचुएशन। फिर एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको एपीवी का, जिसमें दो चीज करना है आपको। सबसे पहले आपको अज्यूम करना है दैट से द कंपनी डज नॉट हैव द डेट फाइनेंसिंग, उसको अनलीवर्ड इक्विटी बोला जाता है। सो यूजिंग कॉस्ट ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी हम लोग एनपीवी का कैलकुलेशन करते हैं, उसको बेस एनपीवी कहा जाता है। उसके बाद से वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स सेविंग एंड यूजिंग दैट से वी मेक द कंप्यूटेशन ऑफ एपीवी। ऐसा करके दो स्टेप में उसका कैलकुलेशन होता है। एपीवी पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, अगर वो नेगेटिव है तो रिजेक्ट करो। फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद दे रखा होता है, उसको हमें डिडक्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट से ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप अपना जो भी कमेंट है वो डालिएगा, सो दैट विल गाइड मी। और आपको कुछ और भी चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा आपके कमेंट में। दैट इज अ रिक्वेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।